नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश में अब सादगी और संसाधन बचत की राजनीति पर बड़ा संदेश जाता दिख रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वाहनों के सीमित उपयोग की अपील पर खुद अमल करते हुए अपने काफिले को सिर्फ 2 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। और इसी संदेश की सबसे बड़ी झलक देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जहां सीएम मोहन यादव ने भी तुरंत इस अपील पर अमल शुरू कर दिया। सीएम के निर्देश पर उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के सादगी और बचत के संदेश को तेजी से जमीन पर उतारने की कवायद? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहनों का उपयोग सीमित करने की अपनी अपील पर खुद ही अमल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आए। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के जरूरी पहलुओं को बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या में ये कमी की गई है। प्रधानमंत्री के फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तुरंत अमल शुरू कर दिया। सीएम के निर्देश पर उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी रह गई है। कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी की अपील ये संदेश भारत को और मजबूत बनाएगा। और आज भारत की जरूरत है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है, राजनीतिक चश्मा उतारो, हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तान के हित में झंडा बुलंद करो। डीजल पेट्रोल बचाना ये देश की आर्थिक आजादी के संकल्प की जरूरत है, इसलिए इसका पूर्ण करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने कहा है कि 4 गाड़ियां कम कर देने से देश का आर्थिक संकट दूर नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, बदखर्ची इस समय पराकाष्ठा पर है। केवल 4 गाड़ियां कम कर देने से देश के अर्थ का संकट दूर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर देना देश में ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव का समाधान बन सकता है? बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के सादगी और बचत संदेश की बड़ी शुरुआत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 4 गाड़ियां कम करने से देश की आर्थिक चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिस तरह मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती शुरू कर दी है, उसने इस बहस को और तेज कर दिया है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में असली बदलाव की शुरुआत? फिलहाल सत्ता और विपक्ष के बीच ये बहस जारी है और जनता इस पूरे फैसले को अपने नजरिए से देख रही है। देखना होगा कि ये सादगी का संदेश आने वाले दिनों में कितना असर दिखाता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो काफिलों में जहां गाड़ियों की संख्या कम है, लेकिन ईंधन बचाने के लिए क्या ये संदेश में दम है, ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, विवेक सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता, स्वतंत्र सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन सबसे पहले रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत रमेश जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। और बहुत खास हो जाता है ये सवाल कि ईंधन बचाने का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक अपील की, फिर दूसरी अपील की, और ये समझा जाने लगा कि अब वाकई शायद जरूरत है। 140 करोड़ से ज्यादा की बड़ी आबादी वाला सबसे बड़ा दुनिया में देश भारत, इसको संभालना है तो बहुत पहले सोचना होगा। क्या आप मानते कि ये फैसला अभी जो लिया जा रहा है या अपील जो की जा रही है, ये देर से की गई या सही वक्त पे की गई है? और इस वक्त क्या इस अपील से क्या वाकई ईंधन का जो संकट है वो टल सकता है या उसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि ये अपील समय पर ही की गई। अगर ये अपील 1 महीने पहले और की जा सकती थी तो और भी अच्छा होता। अपील की गई। और अगर आपको याद हो, मिडल ईस्ट के तनाव में 1991 में भारत का कोई उसमें भूमिका नहीं थी, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में तनाव हुआ तो हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया था और भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो एक और बात है कि जब भी कभी युद्ध की स्थिति बनी है, वो 1962 की हो, वो 1965 की हो, वो 1971 की हो,
या उसके बाद कारगिल युद्ध रहा हो या विमान अपहरण रहा हो, सरकार ने जब भी कभी कोई आह्वान किया है उसका विपक्ष ने भी पूरा साथ दिया है। विमान अपहरण में और कारगिल युद्ध में अटल जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया था। तो ये जो सादगी की अपीलों को राजनीति से अलग उठ करके देखा जाना चाहिए। हालांकि ये पहली बार है कि मैं इस बार कांग्रेस को थोड़ा सा इसमें विरोध देख रहा हूं, लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी बात यह है, सादगी की अगर अपील उन्होंने की है और फिर आदर्श के रूप में उन्होंने अपना काफिला भी कम किया है और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपना काफिला कम किया है, तो कहीं ना कहीं इसका एक संदेश जाएगा। अगर हम युद्ध की स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को देखें, हटा करके भी देखें, तो ये हमारे यहाँ गीता में भी कहा गया है और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि राजनेताओं का जैसा आचरण होता है उसका प्रभाव जन सामान्य पर पड़ता है। इसलिए राजनेताओं को, राज प्रमुखों को अपने आचरण में सादगी रखनी चाहिए। एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, मैंने रिपोर्टिंग की है उस जमाने की, जिन दिनों विधानसभा सत्र हुआ करते थे तो राज्य परिवहन निगम की बस एमएलए रेस्ट हाउस के 3-4 ब्लॉकों में लग जाती थी। वो विधायक बस में ही बैठ करके आते थे और निगम की बसों में आगे की सीट पर लिखा होता था विधायकों के लिए आरक्षित। मैंने 20 बार विधायकों के साथ बस की यात्रा भी की है। वो एक सादगी का अलग जमाना था, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। टाइम पर पीएम देख रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, 700 गाड़ियों का काफिला चुभता है, वाकई चुभता है। क्या कर रहे हैं आप? जनता को नहीं देखना है, ये आप अपने ही नेतृत्व को दिखाते हैं कि देखिए मेरे साथ इतना समर्थन है, और उस चक्कर में संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस तरह के प्रदर्शन बंद होने चाहिए। भोपाल में बड़ी खबर पड़ी कि कोई निगम मंडल में ज्वाइन करने के लिए लंबा काफिला लेकर आया। मैं समझ रहा हूँ संगठन को भी इस तरह की घटनाओं पर, भाई पीएम ने एक दिन पहले ही अपील की है, संगठन को भी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को बुला करके समझाएं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह का प्रदर्शन का भाव बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, बिल्कुल, मैं हमारे साथ जो और खास मेहमान जुड़े हैं उनसे भी इस वक्त सवाल ले लेते हैं, और बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है यहाँ पर विवेक जी कि अब देखिए प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों पर आ गए हैं, मुख्यमंत्री हैं वो 13 गाड़ियों से 8 पर आ गए हैं। क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लग रहा है कि 2 गाड़ियों का संदेश ये थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है। प्रधानमंत्री के साथ 2 गाड़ियां कहाँ होती है? लोक कल्याण मार्ग के गार्डन में थोड़ी चल रहे होंगे कहीं। सही बताइए, आखिर कितनी गाड़ियों की बात की जा रही है? मुख्यमंत्री यदि 8 गाड़ियों पर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री 2 पर आ नहीं सकते। 20 गाड़ियों का उनका कारकेड रहता है पूरा का पूरा। क्या इस संदेश के जरिए क्या जो सोच है वो हम धरातल पर उतार रहे हैं, या ये लगता है कि हाँ 2 गाड़ियों का वाकई थोड़ा सा अति हो गई है? देखिए संयम जी, विषय ये नहीं कि गाड़ियां कितनी हो गई, विषय सिर्फ संदेश का है कि समाज में इस चीज का संदेश क्या जाएगा। नहीं, संदेश की मर्यादा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों पर चल रहे हैं, तो वही मेरा सवाल है कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया है क्या? प्रधानमंत्री काफिले में कितनी गाड़ियां होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2 गाड़ियों से क्या संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल समझते हैं, प्रधानमंत्री जी अगर 2 गाड़ियों में चल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा। जहां आवश्यक लगेगी, अगर उनको लगता है कि 2 गाड़ियों में उनका काम हो सकता है, वो 2 गाड़ियों में निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने 2 गाड़ी का निर्णय लिया। बेसिकली जो इसके पीछे संदेश छुपा हुआ है ये है कि जो मितव्ययता जो अभी जो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के जो अभी एक जो युद्ध के माहौल में जो प्रॉब्लम चल रही है अभी, उसको लेकर के मितव्ययता का जो समाज में संदेश देना है, प्रधानमंत्री जी ने उस संदेश को समाज के बीच में रखा है। और बेसिकली ये संदेश है, गाड़ियों के काफिले में कितनी गाड़ियां कम हो गई, ज्यादा हो गई, 2 गाड़ियों में कैसे प्रधानमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी कैसे 13 गाड़ियों से 8 गाड़ियों पे आ गए, विषय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये संदेश रहा है कि जो बोलते हैं पहले खुद अमल करते हैं, बाद में लोगों को बोलते हैं। तो जो वो 700 गाड़ियों का काफिला जो चल रहा था, क्या उस पर भी पूरी तरह रोक लग गई, मानते हैं? जो चल रहा था इस वक्त शक्ति प्रदर्शन मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने और सबने इसका आह्वान किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी ने सभी से ये निर्देश भी जारी किए और संज्ञान लिया इसका तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से। जितने भी लोगों ने अभी निगम मंडलों में ज्वाइन किया है, सबको पार्टी कार्यालय पे जो भी अपने अपने माध्यमों से, सार्वजनिक माध्यमों से वहां पहुंच रहे, और ई रिक्शा के माध्यम से वो लोग उन कार्यालयों तक जाकर के अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और ये संदेश देने के लिए पूरे प्रदेश भर में, और ये सिर्फ संदेश नहीं है, इस पे अमल भी किया जा रहा है। तो आगे हम इसको लगातार अमल आपको देखने को मिलेगा कि आज मुख्यमंत्री जी क्या है, कई बार सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि थोड़ा सा अति लगने लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री के गाड़ियां 2 हैं, हमें सवाल उठाना है, दिख रहा है साफ तौर पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बार कांग्रेस से भी जवाब ले लेता हूं। स्वतंत्र जी, संतुष्ट है इस बात से? मुख्यमंत्री की गाड़ियां 13 से 8 हो रही है, प्रधानमंत्री की 2 गाड़ियां, क्या इस संदेश से सहमत हैं? बिल्कुल
आवाज पहुंच रही है आप तक स्वतंत्र सिंह चौहान? चलिए, तो बिल्कुल टेक्निकल इश्यू है, आवाज पहुंच नहीं पा रही। रमेश जी, अब हालातों पर चर्चा कर लेते हैं। हो गई शुरुआत, कैसे समझे मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं? अभी तक जो बताया जाता है कि कितने जहाज हैं, 2 महीने के अंदर सिर्फ 8 से 10 जहाज भारत के आ पाए हैं। जहां से कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल की सप्लाई दुनिया भर की होती है, लेकिन भारत के लिए 85% से ज्यादा सप्लाई होती थी। अब हम निर्भरता कम करते जा रहे हैं, दूसरे देशों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 13 से ज्यादा जहाज 2 महीने से ज्यादा वक्त से फंसे हैं। हालात कैसे सुधरेंगे वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्या कुछ आगे नीतियां होनी चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से आगे आने वाला समय हमको दोनों प्रकार से सावधानी का संकेत दे रहा है। ये जो तनाव है मिडिल ईस्ट का, वो तनाव के वजह से जो अभी हमारे जहाज रुके हैं, सप्लाई दूर हुई है, हमारा उनकी कीमतें बढ़ने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, ये एक अपनी जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी खबरें आ रही हैं कि जो तेल का भंडार है वो कोई बहुत अनंत तेल का भंडार नहीं है। आगे आने वाले मान करके चलिए कि 50 वर्षों में ये तेल का भंडार शून्य पर जाने वाला है। ऐसी स्थिति में हमको 2 चीजों पर अभी से विचार करना, एक तो विकल्प क्या हो सकता है इस पर विचार करना, और इससे हमको अपना जो उसके ऊपर हम निर्भर हो गए। आप अगर देखेंगे कुल मिलाकर के 100-150 साल में अगर हम तेल के ऊपर चले हैं, इससे पहले भी जब ये तेल नहीं था तब भी हमारे लोग पूरी दुनिया में जाते थे। अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो भारत से 200 नावों में गए हैं भारत आर्य, जिन्होंने रोम की स्थापना की। तो स्वाभाविक रूप से इससे पहले भी दुनिया में जाते थे। तो ये जो हमको निर्भरता आ गई है विदेशों के ऊपर निर्भर, विदेशी साधनों के ऊपर, हमको अपने स्वतः पर लौटना होगा। हमको अभियान चलाना पड़ेगा कि गाँव की जरूरत गाँव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, और हम वैकल्पिक साधन खोजें। इलेक्ट्रॉनिक कारों का हम इस्तेमाल करें, या कहीं थोड़ा बहुत पैदल भी चलें ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। पान खाने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी कार लेकर के जा रहे हैं। मैं समझता हूं इन सारी चीजों के ऊपर हमको कहीं ना कहीं लौटना पड़ेगा। करोड़ों वर्षों की जो मानव सभ्यता है वो ये तेल के आधार पर काम नहीं करती थी। वो किस आधार पर काम करती थी, वो साधन क्या होते थे। अब विकल्प के तौर पर हमको इस तेल का विकल्प तलाशना, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के ऊपर तलाशना, और कहीं ना कहीं जीवन शैली को ऐसी बनाना कि हमारी दूसरे पर निर्भरता, पराधीनता हमारी समाप्त हो। स्वतंत्रता केवल शासन पद्धति हमको मिल जाए, केवल वहीं स्वतंत्र नहीं होते, कहीं ना कहीं हमको स्वाधीन होना पड़ेगा अपने साधनों के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अपनी सारी की सारी विचार यात्रा के ऊपर। जरूर, हम देश में इस वक्त जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भरता की बात भी की जाती है, तो इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अब ये हमारे लिए जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुके हैं, और इनसे उभरना बहुत जरूरी है। विवेक जी, इस वक्त लग रहा है कि जो हालात बने उसके पीछे क्या कारण, कहीं विदेश नीति में कुछ कमी रह गई है, ये लगता है क्या? क्योंकि बार बार आरोप तो यही लगते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उस हिसाब से वो दोस्ती नहीं निभाते हैं। देखिए, मुझसे पूछा नहीं, मेरा सवाल विवेक जी से है। रमेश जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभाते हैं। विदेश नीति भारत की जो पिछले 15 सालों में 10 सालों में जो गई है, इससे बेहतर विदेश नीति आज तक कभी नहीं रही। नहीं तो एक समय 1992 में भी खाड़ी युद्ध हुआ था, उस समय भारत जो है दिवालिया होने की कगार पे आ चुका था, है ना। भारत का जो इनको सोना गिरवी तक रखना पड़ा था। तो आज भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो सोने का भंडार है, अभी आपने देखा होगा 1 महीने 2 महीने पहले की आपकी खबर थी, जब आपका ये युद्ध मिडिल स्तर पे था, जब भारत ने सारा सोना अपने विदेशों से जहां भी रखा था अपने देश में बुलवा लिया। तो देश में अपना सोने का पर्याप्त स्टॉक है, 600 टन से ज्यादा सोने का स्टॉक है, 581 मीट्रिक टन से ज्यादा सोने का स्टॉक। विदेशी मुद्रा भंडार एक समय भी $700 बिलियन से ज्यादा था। तो विदेश नीति में कहीं कमी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो जाती है। आदेश जारी होता है अमेरिका से कि हम आपको छूट देते हैं कि 30 दिन तक आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, तो संप्रभुता पर सवाल उठाए गए थे अभी बीच में। नहीं, छूट किसी से भी छूट देने की भारत को जरूरत। बस जब विदेश में बात आती है तो आपसी सामंजस्य और समन्वय बना करके सारे देश एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ समन्वय जब बना तो ठीक है, आप रशिया से भी तेल खरीदें, अमेरिका से भी खरीदते हैं, ईरान से भी, कई देशों से, गल्फ कंट्री से भी तेल आता है, कई जगह से तेल आता है। तो किसी से छूट लेने की आवश्यकता या अमेरिका से ऐसा ये बात आप पहले भी कह रहे थे, पार्टी पहले भी कह रही थी, क्या दबाव को हम समन्वय कह रहे हैं? मैं लौटता हूं आपके पास। स्वतंत्र सिंह चौहान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। स्वतंत्र जी, इस वक्त ये जो बदले हुए हालात हैं और इस वक्त ये कहा जा रहा है, सबसे पहले शुरुआत मेरी कि काफिले कम कर दिए गए, काफिले में गाड़ियां कम कर दी गई, 13 से 8 गाड़ियों पर मुख्यमंत्री आ गए हैं, प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों का संदेश दे रहे हैं उपयोग करके। कितनी सहमत कांग्रेस से? क्या यही होना चाहिए था, यही मांग थी आपकी कि खुद से संदेश दें, अब वही हो रहा है?
संयम जी, सबसे पहले आपको और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा विलंब से आज आपके स्टूडियो में आया। विलंब से आने के पीछे का कारण बहुत बड़ा ही करंट है। अच्छा। जैसे ही मैं अपने घर से नीचे उतरा तो मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। फिर अचानक से मुझे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य याद आ गया कि हमें गाड़ी नहीं चलानी है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। अब संयम जी, गाड़ी जो है वो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज कई सालों के बाद अपने प्रधानमंत्री के कहने पर बैठा। अब वो बस जो है वो टाइम पर आ ही नहीं पा रही। इसकी वजह से आपके स्टूडियो में आपका नुकसान हो गया। तो पहली चीज तो मैं आपके स्टूडियो में ऐसे 15 बार और नुकसान करूंगा, लेकिन मैं मेरे प्रधानमंत्री की बात हमेशा मानूंगा। उम्मीद करता हूं हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी इसी प्रकार की बात को मानेंगे। स्वतंत्र जी, दिल पे तो नहीं लिया ना आपने? नहीं, दिल पे नहीं लिया भाई साहब, दिल पे नहीं लिया। बस आपने दिल पे तो नहीं लिया, क्योंकि दिक्कत बात इस चीज की है कि अगले 10 बार भी मैंने कहा संयम जी आपके स्टूडियो में मैं अग्रिम माफी मांग रहा हूं। हाँ। लेकिन मैं आऊंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही। अगली बात हम अपने बात करना चाहेंगे कि ये सबसे पहला सवाल ये है कि क्या यह विफलता की स्वीकार्योक्ति है? 12 साल अमृतकाल और विश्व गुरु का ढोंग करने वाली, दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक कुप्रबंधन और नीतिगत विफलता आज पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये अपनी गलतियों का टोपी जनता पर पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद रहो मस्ती में, लेकिन जनता आपकी विफलताओं का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सामना करे। प्रधानमंत्री जी दे रहा है, 2 गाड़ियों का संदेश दे रहा है प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो बात इस चीज की है ना, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आया। मुझे लगता है मेरे बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम शायद घर से ही अपने कह सकते हैं कार्य कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों बात नहीं सुन रहे? वो क्यों स्वीडन निकल गए? वो क्यों नॉर्वे निकल गए? बंगाल में प्रचार करके, तमिलनाडु में प्रचार करके बेचारे को बहुत गर्मी लग गई, इस कारण हेलीकॉप्टर में पेट्रोल भरवाया और निकल गए पोलर कंट्री में। बीच में इटली भी पड़ेगा, सुनने में वहां भी रुकने वाले हैं। तो भाई 4 देशों की यात्रा जूम पे हो जाती भाई साहब, जूम पे हो जाती, गूगल मीट पे हो जाती। स्वतंत्र जी, आपने दिल पे ले लिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री अब देश के कार्यों के लिए जाना पड़ता है। बात कर रहे हैं भाई, देश के कार्यों। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ऐसा एक आह्वान किया था तो वो एक टाइम खुद भी भूखे रहते थे, उनकी पत्नी भी भूखे रहती थी और वो दोनों बच्चों को भी भूखा रखते थे। जब हमारी खाद्य सुरक्षा के समक्ष संकट आया तो लाल बहादुर शास्त्री जी खुद जाकर हल चलाया करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जिस दिन ये घोषणा करते हैं उस दिन गुजरात में रैली करते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं विदेश। अच्छा, बाकी तो बात छोड़िए। प्रीतम लोधी जी की गाड़ी को काफिला तो पता होगा ही, और वो जेल से कौन नेता चला रहा है 700 गाड़ियों का काफिला लेकर के, बिल्कुल नाम भी मुझे भूल गया कौन था। हो चुकी है, आप जब बस से आ रहे थे लेट हो गए, आप उतने में हम चर्चा कर चुके हैं। जी। स्वतंत्र जी, मेरा एक सवाल इतना सा है, क्या बदलाव होना चाहिए? आप लग रहा है क्या ये जो किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं ना, अभी प्रयोग ही हम कह रहे हैं कि आप 700 से जो गाड़ियों का काफिला निकाला गया, अब उनको समझाइश दी जा रही है अपने नेताओं को। आपने कहा था कि अपने से अपनाएं, प्रधानमंत्री ने 20 से 2 पर आ गए हैं, मुख्यमंत्री 13 से 7 पर आ गए। क्या इससे वाकई हम वो जो मंशा सोच रहे हैं वो हो जाएगा, पूरी हो जाएगी क्या? संयम जी, सवाल सिर्फ एक है, ये 72 दिनों के बाद फैसला क्यों किया गया? संयम जी, मैं आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की वेबसाइट पर देख रहा था। 82 देशों ने, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, 82 देशों ने एनर्जी एफिशिएंसी का फ्यूल सेविंग मेजर्स जो हैं वो 28 फरवरी से 7 मार्च के बीच में ले लिए थे। और हमारे प्रधानमंत्री ये चीज जानते हुए कि मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन्होंने इजराइल जाकर के इस युद्ध का पार्टी बनना उचित समझा। 1970 में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी। हम जानते थे कि मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है हमारे देश में एक फ्यूल इनसिक्योरिटी पैदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइमिंग पर आपका सवाल मैं जवाब ले लूंगा। रमेश जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, आपने भी शुरुआत इसी से की थी कि टाइमिंग जो है थोड़ा लेट कर दिया है, वही जिक्र यहां पर किया जा रहा है। रमेश जी, मुझसे पूछा? हाँ जी। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बातचीत की शुरुआत में ही कहा था कि अगर ये अपील थोड़ा से और पहले होती, युद्ध की शुरुआत के आसपास भी होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कई वक्त कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अब पीछे जो समय चला गया है उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अब अगर जो कदम उठाया है तो मैं समझता हूँ ये कदम भी ठीक समय पर उठाया और सारे लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और मैं स्वतंत्र चौहान जी की निश्चित रूप से प्रशंसा करूँगा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, और अगली वक्त मैं भी कभी आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आऊं या पैदल आऊं। सब करेंगे तो फिर डिबेट का टाइम निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के समय के पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब भी हुआ है तो मैं समझता हूं सब लोगों को इस पर बहुत सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। चलिए ठीक है। मैं विवेक जी, लग रहा है कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर देर क्यों कर दी? चुनाव का
लोभ तो नहीं था कहीं लालच चुनाव का जीतने का, इस कारण से देर की गई है। आरोप यही है, नकारे नहीं जा सकते। यदि और देश यदि पहले से प्रबंधन कर रहे हैं तो भारत जैसी बड़ी संख्या वाला देश इतनी देर से क्यों जाग रहा है? देखिए, भारत के अंदर ऐसी कोई आर्थिक संकट नहीं है, ना ऐसा कोई ऊर्जा संकट है। आने वाले समय में भविष्य को देखते हुए, दृष्टिकोण रखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। दूसरी संकट तो है कहीं ना कहीं, 90 दिन का स्टोरेज होना चाहिए था और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि 45 दिन का है, 60 दिन का है, तो मतलब कमी तो है कहीं ना कहीं, ये तो मानते हैं। पहले भी भारत के अंदर जो स्टॉक रहता था 70, 75, 80 दिन से ज्यादा का नहीं रहता था। और दूसरी चीज एक और बता दूं, मेरे स्वतंत्र जी को एक विषय बता दूं, इन्होंने बोला कि इसका प्रबंधन बहुत पहले से करना चाहिए था, तो ये भूल गए कि पेट्रोलियम पॉलिसी में एथेनॉल का उपयोग करने में भारत ने सबसे पहले पहल करी थी। तो ये जो 20% एथेनॉल तक हम पहुंचे हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करने के हिसाब से ही पहुंचे हैं। तो ये पॉलिसी भारत सरकार ने लाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लेके आई है। तो ये जो साइंटिफिक रीजंस है पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल मिलाने का, इसकी तैयारी आज से तो नहीं चल रही है। कई सालों से आप सुन रहे होंगे कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल का उपयोग करके पेट्रोलियम पदार्थों की हम लोग इंपोर्ट कम करते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक नीति पर आप सवाल मानते हैं कि हाँ, वाकई जायज सवाल है कि अमेरिका ने जो दबाव बनाया था टैरिफ के कारण, टैरिफ लगाया गया और उसके बाद दबाव बनाया कि पेट्रोल जो आप कच्चा तेल लेते हैं रशिया से कम करिए और ये दूसरे देशों से कम कीजिए, तो वही दबाव का आज नतीजा है क्या ये? क्या इसको मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ताजा मामला है, सितंबर में कैसे टैरिफ लगा के दबाव बनाया गया था हम सब जानते हैं। सिर्फ ये नहीं है, पेट्रोल भारत कई सालों से ऊर्जा के परंपरागत जो क्षेत्र है उस पर काम कर रहा है, सोलर के क्षेत्र में काम कर रहा है, ईवी के क्षेत्र में काम कर रहा है। ईवी पॉलिसी भारत सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है। पहले आप देखिए ईवी के दाम कितने घटते जा रहे हैं, लोग ईवी लगातार खरीद रहे हैं। ये सब आने वाले भविष्य के लिए, ये सिर्फ आज स्टेज ऑफ हॉर्मुज पे अगर कई हमारे जहाज अटक गए हैं सिर्फ इसलिए हमने ईवी पॉलिसी नहीं लाई थी। ये वो तो सभी देश कर रहे हैं, वो तो करना ही है। आने वाले वक्त के साथ जो बदलाव आएगा, आज से 20 साल बाद जो आएगा वो हम सबको देखना है, वो सब परमानेंट चल रहा है। लेकिन बात ये कि इस वक्त जिस देश में अंदर जो संकट चल रहा है उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। स्वतंत्र जी ये मानते हैं कि नीतियों की कहीं ना कहीं दोष है, नीतियों पर ही मेरा पहले सवाल था, नीतियां मानते हैं स्पष्ट है जिस तरह, क्या कोई दबाव में आपको लगता है सरकार दबाव में है? देखिए, दबाव इनके ऊपर कोई दबाव विश्व का काम कर जाए तो कर जाए, देश की जनता का कोई दबाव काम नहीं करता। इनके लिए राजनीतिक लाभ राष्ट्रीय हित से बहुत ऊपर है। 5 राज्यों में चुनाव हो जाने के बाद ही तेल की कीमत कम हो रही है और आज प्रधानमंत्री हमें उत्तरदायित्व सौंप करके निकल चुके हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, कमर कसना हमारे लिए, मौज मस्ती तुम्हारे लिए। इनकी मौज मस्ती समाप्त नहीं होगी। 800 गाड़ियों से काफिला इनके नेता लेकर निकलेंगे। चलिए 50% रिडक्शन करेंगे तो 400 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलेंगे, लेकिन मौज मस्ती भाजपा के लिए और कमर कसना हमारे और आपके जैसे आम इंसान के लिए। कई बार समय पे आना इसीलिए जरूरी होता है। संदेश को क्या बोलेंगे आप? समय पे आते तो आपको पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारे प्रकार के काफिले, सभी प्रकार की रैलियां, अपना जवाब ले लेता हूं स्वतंत्र जी, 2 गाड़ियों का यदि संदेश दे रहा है पीएम तो क्या मतलब लगा दिए तत्काल प्रभाव से? 2 गाड़ियों का संदेश दे रहे हैं। आप समय पे आना चाहिए आपको। आप अरे बीजेपी प्रवक्ता महोदय मेरी बात सुनिए, वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं ना, आपका संदेश था इसलिए देर से आए। पीएम ने कहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, उन्होंने पब्लिक ये बात कर रहे हैं ई व्हीकल की, ये बात कर रहे हैं ई व्हीकल की बात कर रहे हैं, ई व्हीकल की बात कर रहे हैं। कितने चार्जिंग स्टेशन इस देश में हैं जरा बताएं? ई व्हीकल की पीएम ई ड्राइव स्कीम पिछले 7 सालों से चल रही है भाई साहब। पीएम ई ड्राइव स्कीम 7 सालों से चल रही है और वो एक फेल्ड स्कीम है। आज तक ई व्हीकल का हमारे देश में एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं पाया। इस देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक विफलता है कि ऐसा ई व्हीकल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाया। सेमीकंडक्टर के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, ई व्हीकल के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। और ये बीजेपी प्रवक्ता क्या बकवास कर रहे हैं यहां पर? क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास आप कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। सरकार दबाव में, वो जवाब मुझे सरकार दबाव में कुछ पूछना बाकी रह गया है। इस सरकार ने देश की संप्रभुता को ताक पर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप आदेश करते हैं तेल कहां से मंगाए जाएंगे। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं? ये विषय से कहां भटक रहे हैं? अंतिम जवाब, भाषण लिख के लाए क्या? दबाव है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। पुरानी नीतियां कुछ विदेश नीति में गड़बड़ रही, इसको मानते हैं?
बात करो ना, मुद्दे की बात करो, ईडी की बात करो। विवेक जी, मैं अंतिम जवाब दे रहा हूं लगभग ठीक रमेश जी से। है, क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत वर्षों बाद पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जो विश्व की अलग शक्तियां हैं, वो रूस भी हो सकता है, वो सऊदी अरब भी हो सकता है, वो अमेरिका भी और ईरान भी, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो ट्यूनिंग बनी है भारत की, ये ट्यूनिंग पहली बार बनी है। इससे पहले अगर हमारी रूस से निकटता रही है तो अमेरिका से दूर रही है, सऊदी अरब से अगर निकटता हुई है तो ईरान से दूरी रही है। ये पहली बार है कि कहीं ना कहीं हमारी सब देशों के साथ एक सम व्यवहार रहा है, और विशेषकर उस परिस्थिति में जब इजराइल और ईरान और लेबनान के बीच में झगड़ा है, तब भी भारत ने एक तटस्थता की जो नीति अपनाई है। विदेश नीति तो इस मामले में ठीक मानता हूं, और ये विदेश नीति अच्छी होने का ही नतीजा है कि हमारे पड़ोसी देश में भी तेल का कितना संकट है, और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उतना संकट नहीं है जितना पड़ोसी है। विदेश नीति तो ठीक है, लेकिन ये सादगी का निर्णय पहले दिन कर देते, एक महीने पहले कर देते, वो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, ये रमेश जी पहले दिन इजराइल सही है, लेकिन सादगी का संदेश देने की कोशिश है तो सादगी का संदेश पहले से दिया जाता और लोगों को समझाया तो सही रहता, लेकिन चुनाव का लालच है, इसे हम नकार नहीं सकते, साफ तौर पर नजर आ रहा है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा विवेक जी आपका, स्वतंत्र जी देर से आए, आप दुरुस्त आए, बहुत धन्यवाद आपका भी, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सादगी और बचत की ये पहल अब सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर बदलाव दिख रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बता रहा है। देखना होगा क्या ये पहल वास्तव में सरकारी कामकाज की नई संस्कृति बनाएगी या फिर ये बहस सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।